बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, इमरान खान सच्चा है। अब अमरीकी एहलकार ने इस बात पर मोहर सब्त कर दी है, गवाही आ गई है अमरीका की जानिब से कि इमरान खान साहब जो हैं वो सच्चे हैं। कैसे, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे शर्म महसूस हुई है। मैंने एक वीडियो जो है अमरीकी एहलकार की देखी है और उसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको भी सुनाता हूँ इस वीडियो में। और उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में अदालतें जिस किस्म का इंसाफ मुहैया कर रही हैं वो सबको पता है। और जो बैनुल अक़वामी रैंकिंग है उसमें अदालतों का जो नंबर है वो 130 से ऊपर है। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट में एक किस्म का जो जज से ज्यादा मैं समझता हूँ जो जुबान इस्तेमाल की गई, जैसे कोई बदमाश इस्तेमाल करता है किसी गली मोहल्ले का गुंडा, जैसे किसी को तड़ी लगाता है या धमकी देता है, जैसे धमकी दी गई, किसको दी गई, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, काजी फायज ईसा साहब की एक और जो है, मैं तो उसको अब दोगली पॉलिसी ही कहूंगा या उनका डबल स्टैंडर्ड कहूंगा, वो भी सामने आया है। वो क्या, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इमरान खान कैसे सच्चे हैं। नाजरीन, आपको पता है कि अमरीकी कांग्रेस में अमरीकी जो महकमा खारजा उसकी एक कमेटी की झेली कमेटी में जो है वो डोनाल्ड लू साहब को तलब किया गया था। और डोनाल्ड लू ने उसमें ये कहा था कि जी ये जो इमरान खान साहब का साइफर के हवाले से या रिजीम चेंज के हवाले से जो बयानी है वो गलत है, उनकी बात गलत है। और उन्होंने डिनाइल किया उस साइफर से ही। हालांकि साइफर ऐसी चीज थी जिसमें मतलब एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी और दोनों तरफ से उसमें मिनट्स लिए गए थे। और फिर उस मिनट्स के बाद जो है वो पाकिस्तानी सफीर असद मजीद की जानिब से वो पाकिस्तान भिजवाया गया था साइफर। तो अगर डोनाल्ड लू साहब की इस बात पे यकीन कर लिया जाए कि ऐसी कोई ना मीटिंग हुई है और ना कोई साइफर भिजवाया गया है असद मजीद साहब की जानिब से, तो फिर पाकिस्तान में जो केस बनाया गया इमरान खान साहब पर, वो केस अपनी मौत मर जाता है, वो केस ही खत्म हो जाता है। बुनियादी चीज ये है कि अगर डोनाल्ड लू साहब जो है वो सच कह रहे हैं, या तो ये बात मान ली जाए कि उन्होंने सच कहा है, और अगर उन्होंने सच कहा है तो फिर इमरान खान साहब पर जो है वो केस ही नहीं बनता। और अगर डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं तो फिर असद मजीद साहब जो है वो 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो काउंसिल की मीटिंग थी उसमें आए हैं और फिर उन्होंने वो सारी बातें बताई भी हैं। और फिर उस मीटिंग में डीमार्च करने का फैसला हुआ है। तो फिर वो सारे लोग जिन्होंने वो डी मार्च करने का फैसला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी दोनों सूरतों में इमरान खान साहब जो है वो बहरहाल इससे बरी जिम्मा नजर आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो सच जो पाकिस्तान में लोगों को बोलना चाहिए वो सच पाकिस्तान में नहीं बोला जा रहा, बाहर की दुनिया में बोला जा रहा है। और अब लगता यही है कि जो साइफर वाला केस है ये एक इंटरनेशनल केस की हैसियत जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी जिसमें डोनाल्ड लू साहब को बुलाया गया था, तो उस वक्त भी डोनाल्ड लू को झूठा झूठा जो है वो कहा गया। बहुत सारे लोगों ने वहां नारेबाजी भी की और उन पर तनकीद भी की गई इस हवाले से। बल्कि एक तो ये भी मुतालबा आया कि जी इमरान खान साहब से अमेरिकन जो सफीर हैं वो जाके अडयाला जेल में मिले और उनसे उनके हालात जो है वो दरियाफ्त करें। ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तानी होने की हैसियत से जो मुझे शर्म आई है, नाजरीन ये वीडियो सुनिए, ये क्या कह रहे हैं डोनाल्ड लू साहब। Been true over time that Pakistan and Iran have had ups and downs in their relationship. They're at a pretty low point today. We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. Honestly, I don't know where the financing for such a project would come from. I don't think many international donors would be interested in funding such an endeavor. We've also not heard from the government of Pakistan a desire for a waiver of American sanctions that would certainly result from such a project. Instead, what we are undertaking in the administration is to have a conversation with Pakistan. What are Pakistan's other alternatives? How can we compete for that business? Where can they find other non-Iranian sources of natural gas? And how can we help Pakistan think about the transition to clean energy? Pakistan's very interested in providing energy through solar, through wind, through hydro. How can that begin to replace their dependence on coal and other hydrocarbons? Okay. So have you expressed? ये डोनाल्ड लू साहब कह रहे हैं, जो कुछ उन्होंने कहा कि उसका मफहूम ये है कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते हैं और ये ताल्लुकात आजकल काफी निचली सतह पर हैं।
हम ईरान और पाकिस्तान के इस मुजव्वजा पाइपलाइन मंसूबे पर नजर रखे हुए हैं। हकीकत में मुझे नहीं मालूम कि इस तरह के मंसूबे के लिए फंड्स कहां से आएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बैनुल अक़वामी डोनर्स ऐसे मंसूबों के लिए फंड्स देने में दिलचस्पी लेंगे। हमने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस मंसूबे से मुतल्लिक अमरीकी पाबंदियों में छूट की ख्वाहिश के बारे में नहीं सुना। हमारी इंतजामिया पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है। पाकिस्तान के पास दूसरे मुतबादिल जराए क्या हैं, हम इस सूरत हाल का मुकाबला कैसे कर सकते हैं कि वो यानी पाकिस्तान ईरान के अलावा कुदरती गैस के दीगर जराए कहां से हासिल कर सकता है, और ये कि हम किस तरह मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान माहौल दोस्त तवानाई पर मुंतकिली के बारे में सोच रहा है। पाकिस्तान शमसी तवानाई पर और यानी पानी के जरिए, हवा के जरिए तवानाई हासिल करने में बहुत दिलचस्पी रखता है। ये कोयले और दीगर हाइड्रोकार्बन और उनके इंहिसार को जो है वो बदलना शुरू कर सकता है। हमें इस पाइपलाइन मंसूबे को मैं इस पाइपलाइन मंसूबे को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अमरीकी हुकूमत के मकसद की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। अब यानी पाकिस्तान में एक चूंकि एनर्जी का बहरान है, गैस की लोड शेडिंग होती है, बिजली की लोड शेडिंग होती है, तो पाकिस्तान को अपनी उस तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए अपने हमसाये से गैस लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वजह जो है वो अमरीकी पाबंदी है। पाकिस्तान में अब अगर तो इस जो गैस लाइन का मंसूबा है ईरान के साथ, अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो ईरान जो है वो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में जाएगा। पहले भी पाकिस्तान पर जो है एक खदशा था कि जुर्माना आयद किया जाएगा काफी, और अब भी अगर पाकिस्तान इस मुआहदे को पूरा नहीं करता तो पाकिस्तान के खिलाफ ईरान के पास बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में जाने का ऑप्शन मौजूद है। और अगर पाकिस्तान इस पर काम करता है तो फिर जो है वो अमरीकी जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने भी सुन ली है, मैंने भी सुन ली है। बुनियादी तौर पर लगता यही है कि ये जो कठपुतलियां हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो बगैर किसी अवामी मैंडेट के जाली और फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुंतखब लोग जो हैं जिन्होंने इस हुकूमत पर कब्जा किया हुआ है, इन्होंने वही करना है जो अमेरिका चाहेगा। और फिर इसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात पैदा होंगी वो उसका मैं समझता हूँ कि उसके बारे में सोचने से भी इंसान जो है वो कांपने लग जाता है। लेकिन इनको चूंकि इससे फर्क नहीं पड़ता, एक साहब जो है उन्होंने तैयारी वैसे भी कर ली है, शायद इसी रमजान में उनकी फ्लाइट जो है वो लंदन के लिए रवाना हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है यकीनन पाकिस्तानी अवाम को इसका नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, उसके साथ साथ आज हाई कोर्ट में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश हुआ। आपको पता है कि सनम जावेद जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे जनरल इलेक्शन में, तो फिर उन्होंने सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए थे, लेकिन सेनेट के लिए कागजात नामजदगी भी उनके रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उस जो कागजात नामजदगी को मुस्तरद करने का फैसला था उसको चैलेंज किया था। तो आज सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील जो है वो ज़ेर समाअत थी जस्टिस शाहिद हसन बिलाल साहब की कोर्ट में। तो सनम जावेद साहब के जो वालिद थे वो जाहिर है उसमें उन्होंने पेश होना था। तो आज जो है वो जस्टिस शाहिद हसन बिलाल जो है वो सनम जावेद के वालिद पर बड़े सीख पा हो गए और उन पर आग बगोला हो गए, और उन्होंने कहा कि जी सनम जावेद के वालिद जो हैं वो वकील को जो है वो लुकमे दे रहे हैं और आप अपना मुंह बंद करें, ये कहा गया उनकी जानिब से, वरना मैं तुम्हें अदालत से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। एक हाई कोर्ट का जस्टिस इंसाफ के लिए आए हुए एक साइल के साथ इस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहा है। ये वकास अवान साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि आज अदालत में ये वाकया हुआ। इंतहाई अफसोसनाक है। जस्टिस शाहिद हसन बिलाल साहब, ये अदालत आपकी नहीं है। एक चीज आप जहन में रखें, ये अदालत पाकिस्तान के अवाम की है और पाकिस्तान के अवाम को ये इंसाफ फराहम करने के लिए बनाई गई है। ये आपकी जागीर नहीं है कि आप किसी को उठा के इससे बाहर फेंक दें। मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस जो है उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए और मिसकंडक्ट के लिए जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जो है वो भी फाइल होना चाहिए जस्टिस शाहिद हसन बिलाल साहब के खिलाफ। और उसके साथ साथ नाजरीन, जो काजी फायज ईसा साहब की दोगली पॉलिसी या डबल स्टैंडर्ड है, आपको पता है कि जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसला था और काजी फायज ईसा साहब ने उसमें क्या फरमाया था वो भी सब सामने था, लेकिन पता नहीं जहां अपने कुछ जाती मफाद होती हैं या किसी के मफाद होते हैं वहां जो है वो फिर जुबान भी तब्दील कर ली जाती है। वैसे आज उन्होंने ये DHA की मंजी ठोक के रख दी है। एक हाउसिंग सोसाइटी का केस जो था वो आज ज़ेर समाअत था और उसमें उन्होंने बड़ी, मैं समझता हूँ कि सरजनिश की DHA के वकील की भी, और उन्होंने पूछा कि बुनियादी तौर पे सवाल किया गया इरफान सादत जो है जस्टिस उनकी तरफ से कि क्या DHA सिर्फ शोहदा के लिए काम करता है।
तो डीएचए के जो वकील थे उसने कहा कि जी इस मकसद में, इस मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट भी शामिल होते हैं। तो फिर जो है वो चीफ जस्टिस साहब इस पर बरहम हुए, उन्होंने कहा कि जी पैसा कमाना है तो कमाएं, शोहदा को बीच में मत लाएं। तो जवाब दिया गया कि जी डीएचए जंग में शोहदा के वर्सा और जख्मियों को प्लाट देता है। तो इस पर काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि जी ये डीएचए वाले सीधा साधा धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। ये गेम हमने बहुत बार देखी है। और इस मामले में 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिया। वजीर आला कौन होता है जमीन अलाट करने वाला? इस तरह तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जमीनें अलाट नहीं की थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान जो खुराक में खुद कफील था अब नहीं रहेगा, क्योंकि जगह जगह हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं। और ये बिल्कुल, ये टोटल गैर कानूनी है। एग्रीकल्चर कोई करना नहीं चाहता, सब हाउसिंग स्कीमें बनाना चाहते हैं सारी, और जो हाउसिंग स्कीमें बनी हुई हैं वो सारी खाली पड़ी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जी बहरिया और डीएचए को कोई नहीं पूछ सकता। तो आप पूछें काजी फायज ईसा साहब, किसने रोका आपको? पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया, जिस किस्म की कवानीन साजी की गई, जिस किस्म के मुतनाज़ा कवानीन बनाए गए, आप सब ने मिलकर उन कवानीन को जो है वो वैलिडेट किया। और अब उन्हीं कवानीन बनाने वालों की जो कमर्शियल या जो एक एम्पायर है, बिजनेस एम्पायर है, उसमें पता नहीं कोई हिस्सा लेना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं किसी पर इल्जाम लगाने वाला कौन होता हूं, लेकिन आज इस किस्म की जो गुफ्तगू है, मैं ये समझता हूं कि इसका कोई फायदा नहीं है। आपको ये अलम बगावत उस वक्त बुलंद करना चाहिए था जब पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अरूज पे थी। और आपने उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जो है एक किस्म के सहूलतकार का किरदार अदा किया, इंतहाई माजरत के साथ। पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स के अहकामात को सुप्रिंटेंडेंट जेल ने और डीपीओ लेवल के पुलिस ऑफिसर्स ने जिस तरह उठा के फेंका है, बार बार तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए, किसी एक में कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसी इस्लामाबाद को सजा सुनाई गई, लेकिन वो भी उसकी अपील की मंजूरी तक जो है उस पर अमल दरामद मुअत्तल किया गया। और अभी भी वो खबर यही है कि उनकी अपील फाइल होगी और उनको वो यानी अमलन जो सजा है वो उनको नहीं सुनाई गई। तो पाकिस्तान में अभी तो डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर लेवल के जो लोग हैं वो आपकी अदालत के अहकामात को उठा के बाहर फेंकते हैं रद्दी की टोकरी में। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो फिर ऐसा होगा कि एक थाने में बैठा एएसआई, किसी सरकारी दफ्तर में बैठा क्लर्क, कोई पटवारी, वो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अहकामात जो इसी तरह उठा के फेंकेगा। आप अपना किबला दुरुस्त करें, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ फराहम करें, पिक एंड चूज जो है वो बंद करें। ये मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, आपके इदारे के लिए भी अच्छा होगा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।